नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज से हम प्रारंभ करने चल रहे हैं जीके जीएस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन दोस्तों, खास करके ये सीरीज एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए चलाई गई है, जिनके एग्जाम की डेट हाल ही में यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है कि आपका एग्जाम 15 दिसंबर से होना है। उनके लिए खास करके ये सीरीज चलाई जा रही है। दोस्तों, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो भी छात्र इस क्लास को यहाँ पर शुरू से ज्वाइन करेंगे और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, उनको उनके पेपर में मिलने वाले जीके जीएस के 90% क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर मैं सीरीज चला रहा हूँ। इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, लेकिन ना सिर्फ मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा बल्कि फुल डिटेल में एनालिसिस करके आपको आंसर दूंगा, जिससे कि एक एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। और ये सबसे अच्छा तरीका है कि आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते रहेंगे, प्लस आपकी जानकारी भी आपकी बढ़ती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है। लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? इसका उत्तर जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि के नाम से जाने जाते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये इनकी बहुत ही बड़ी उपाधि है और पूछा भी जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। दोस्तों, इन्हें गांधी जी का 5वां बेटा भी कहा जाता है। गांधी जी का 5वां बेटा भी इन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के कुल 4 बेटे थे, लेकिन इन्हें भी वो बेटे की तरह मानते थे, इसलिए इन्हें गांधी जी का 5वां बेटा भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करेंगे तो इनकी एक पत्रिका जो ये चलाते थे, बहुत ही प्रसिद्ध, पूछी जाती है बार बार, जिसका नाम है पख्तून पत्रिका। अगर आप लोगों से पूछ ले कि पख्तून पत्रिका का संपादक कौन था या फिर कौन से चलाता था, तो आपके खान अब्दुल गफ्फार का सही उत्तर हो जाएगा। ये इनका लाल कुर्ती आंदोलन भी इनसे ही संबंधित है। इसके बाद दोस्तों ध्यान देंगे कि यहाँ पर कई सारी उपाधियां कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं, बापू के नाम से महात्मा गांधी जाने जाते हैं, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी साहब जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं, शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री जी जाने जाते हैं, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो उपनाम है, ऐसे बहुत सारे उपनाम से कई सारे परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक सीरीज में आपके एक क्वेश्चन में आपके एक वीडियो में स्पेशल यहाँ पर बना दूंगा कि किसका उपनाम क्या था, तो इसके लिए आप निश्चित रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एग्जाम तक को, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। और दोस्तों, प्रत्येक सुबह 8 बजे हमारी एक क्लास चलती है आपकी इतिहास की, हिस्ट्री की। वहाँ पर आपको इसी प्रकार से हिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिला जुला कर कराए जा रहे हैं, हिस्ट्री के, जीके जीएस के, पॉलिटी के, आपके जियोग्राफी के, लेकिन वहाँ पर दोस्तों आपके सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सुबह 8 बजे अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपसे पूछा जा रहा है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर जाएगा गोवा। और अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य पूछता तो आपका हो जाता राजस्थान। मैंने कई बार जिक्र किया है, जो पुराने छात्र होंगे उन्हें पता भी होगा। तो राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। ना सिर्फ राजस्थान की बात करें तो ये आपके फर्स्ट नंबर पर है, और सेकंड नंबर पर आपके मध्य प्रदेश है, एमपी, और तृतीय स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। मैंने कई बार बताया आपको, महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान पर आपका यूपी है। तो यूपी की बात करेंगे, ये तो अगर बात करें अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से यूपी आपके फर्स्ट नंबर पर है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपके लास्ट नंबर पर, मतलब सबसे कम जनसंख्या जहाँ पर है वो आपका सिक्किम है। इतनी बातें आपके समझ में आई। मैंने कई बातें आपको यहाँ पर बता दी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सेकंड पर सबसे बड़ा राज्य एमपी, थर्ड पर महाराष्ट्र, चौथे पर आपके यूपी। इसके बाद देखिए प्रयास करेंगे कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य आपका यूपी, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और जितनी भी बातें आपको अतिरिक्त यहाँ पर बताई जा रही हैं उसका आप नोट करेंगे जो आपको बातें नहीं पता हैं। इसके बाद देखने का प्रयास करेंगे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी, तो आपकी दक्षिण अमेरिका में है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर अगर पूछता कि विश्व की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, तब दोस्तों आपका हो जाता माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेंगे कि इसकी आपकी ऊंचाई 8,850 मीटर। पहले आपकी 48 थी, लेकिन लगातार बढ़ रही है, तो 8,850 मीटर इसमें इसकी ऊंचाई है। कितनी है कि आपकी क्या है आपका? ये आपकी है ऊंचाई। और दोस्तों आपकी बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, तो इसके बारे में थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले इस पर किसने चढ़ाई की थी। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, जिन्हें आप शेरपा तेंजिंग के नाम से जाते हैं, तेंजिंग नोर्गे, इन्होंने सबसे पहले आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कार्य किया था। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो जुंको तबई थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो आपकी बछेंद्री पाल हो जाएंगी। ये सब बातें आपको बछेंद्री पाल हो जाएंगी। ये सब बातें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, जो परीक्षा में बार बार देखने को मिलती भी हैं।
यहाँ पर देख सकते हो आप याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो आपको नोआंग गोम्बू दोस्तों आपको जो मैंने बताया तेंजिंग नोर्गे उनका भतीजा था आपके नोआंग गोम्बू। ये आपके माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ा था, 1963 में अमेरिका की तरफ से, 1965 में भारत की तरफ से यह आपके माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा था। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान किस झील पर है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान किस झील पर है, तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा लोकटक झील। ये तक है, यहाँ पर टक होना चाहिए। लोकटक झील आपको जो मणिपुर में है, यहाँ पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है और उस उद्यान का नाम है कैबुल लामजाओ उद्यान। तो ये बात याद रखेंगे कि बहुत ज़्यादा पूछे थे कि कैबुल लामजाओ पार्क नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपके लोकटक झील पर है और ये विश्व का एकमात्र क्या आपके तैरता हुआ फ्लोटिंग क्या उद्यान है। यहाँ पर दोस्तों मणिपुर की बात करते हैं, तो मणिपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है, कौन सी जनजाति पाई जाती है, यहाँ पर कुकी जनजाति पाई जाती है। और यहाँ पर दोस्तों 2 हिल्स भी पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 हिल्स भी पाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों आपका है मणिपुर हिल्स, एक तो आपका मणिपुर हिल्स है जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मणिपुर हिल। और एक है आपका लेमाटोल हिल। और इन्हीं दोनों के बीच में आपके लोकटक लेक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों ये नहीं, ये 5वां क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि सिख संप्रदाय के 8वें गुरु कौन थे। दोस्तों सिख संप्रदाय के आपके 8वें गुरु हो जाएंगे गुरु हरकिशन। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि सिख संप्रदाय में कुल कितने गुरु हुए थे, तो सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु हुए हैं। कितने, 10 गुरु हुए हैं और इन 10 के नाम आपको पता होना चाहिए और सीरीज वाइज की कौन कैसा हुआ है। इसी प्रकार से पूछ लेता है कि 8वें गुरु कौन थे, 5वें गुरु कौन थे। अगर आपको सीरीज वाइज पूरा पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे गुरु नानक देव इसके संस्थापक थे और गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें गुरु थे। 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह दोस्तों आपके साइंस का क्वेश्चन है और आपके पेपर में साइंस का भी क्वेश्चन आएगा जीके जीएस वाले पार्ट में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर। न्यूटन का दोस्तों कितने नियम थे, न्यूटन ने कुल अपने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में कुल 3 ला दिए थे। दोस्तों उनका पहला था उनका दोस्तों क्या था आपका कि आपके कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में तो विराम ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए, या फिर कोई वस्तु अगर गति अवस्था में चल रही है तो उस पर अगर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वह वस्तु रुकेगी नहीं। ये सब आपके उनके फर्स्ट नियम था उनके, जिससे गैलीलियो के नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सेकंड नियम से दोस्तों F बराबर यमी आता है, बल का फार्मूला प्राप्त होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बल का फार्मूला किस नियम से प्राप्त होता है, तो आपके न्यूटन के सेकंड नियम से या बराबर यमी। और जो न्यूटन का थर्ड नियम था वो था क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगर रॉकेट की, तो मैंने आपको कई बार बताया कि रॉकेट इस प्रकार से होता है और दोस्तों वह जितना ही आपकी हवा नीचे की तरफ यहाँ पर ढकेलता है, जितना ही यहाँ पर बल लगता है उतनी ही प्रतिक्रिया से ऊपर की तरफ मिलती है और यह ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो इस प्रकार से रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर। अगर किसके संरक्षण पर, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार के आपको वीडियो लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, जिससे कि आपको जब भी इसकी नई क्लास आए, इसकी क्लासेज चलिए तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और दोस्तों इस चैनल पर आप बने रहेंगे, यहाँ पर जितने भी जीके जीएस के सेशन आपके आएंगे सबको आपको ज्वाइन करना अनिवार्य है और एक एक क्वेश्चन आप लिख कर याद रखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा में अवश्य यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों की जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये तो आप बता ही देंगे क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा बताया कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है यूपी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम। अगर बात करता कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है आपका राजस्थान और सबसे छोटा राज्य हो जाता है आपका गोवा। ये सब बातें मैंने आपको पीछे बता दी। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सर्पों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, दोस्तों आपका ऑफियोलॉजी कहलाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक वीडियो मैंने इस पर एक स्पेशली बनाया है कि आपकी जो शाखा है इसके अध्ययन क्या कहते हैं। जैसे मैंने पूछा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रेशम कीट का अध्ययन करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया है जहाँ पर आपको 10-15 आपकी इसी प्रकार से शाखा बताई गई है। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी कि आपको आपके हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट, जियोग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट, बायोलॉजी के, साइंस की, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फायदा करेगी। देखिए स्थायी बंदोबस्त की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो यहाँ पर दोस्तों 3 प्रथाएं बहुत बार पूछते हैं कि एक है स्थायी बंदोबस्त, एक है दोस्तों आपके रैयतवाड़ी और एक है आपकी महालवाड़ी और एक है आपका रैयतवाड़ी। ये तीनों परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो अगर बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त की, तो स्थायी बंदोबस्त की प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर रैयतवाड़ी की बात करें तो आपके हेक्टर मुनरो
हेक्टर मुनरो के समय में ये शुरू किया गया था। और अगर बात करेंगे महालवाड़ी की, तो महालवाड़ी की जो प्रथा थी, महालवाड़ी की प्रथा किसने की थी, तो आपके ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी तो होकाल्ट मैकेंजी ने इसको शुरुआत की थी आपकी महालवाड़ी की। तो ये सब परीक्षा में बार बार देखने जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद भी होने चाहिए। और स्थायी बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी क्या है और आपकी महालवाड़ी क्या है, इसको मैं एक स्पेशल वीडियो में कभी बताने का कार्य करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा टारगेट है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएँ, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। देखिए, हैमिल्टन किसके दरबार में भारत आया था, तो अगर बात करेंगे दोस्तों हैमिल्टन की, तो यह आपके फर्रुख शेर के दरबार में भारत आया था। फर्रुख शेर की बात करेंगे दोस्तों, यह मुगल वंश का शासक है, इसको घृणित कायर कहा जाता है। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है, तो मुगल वंश का घृणित कायर के नाम से आपको जाना जाता है फर्रुख शेर साहब को। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके मुगल वंश का लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको बताएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोला मैनुकी, यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन है कि निकोला मैनुकी भारत आया किसके दरबार में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा था कि किसके दरबार में कौन सा आपका व्यक्ति आया था, कौन सा विदेशी यात्री आया था। जैसे आप लोगों को पता होगा कि डायमेकस था दोस्तों, ये आपके बिंदुसार के समय में आया था। जो आपके डायनोसियस था ये आपके आया था अशोक के समय में। और उसी प्रकार से हैमिल्टन की बात करेंगे तो ये आपके फर्रुख शेर के समय आया था। मेगास्थनीज की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और निकोला मैनुकी की बात करेंगे तो यह औरंगजेब के दरबार में भारत आया था। वही औरंगजेब जिसे आलमगीर प्रथम या फिर आपके जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जीके जीत के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं, आपकी हिस्ट्री के भी, जियोग्राफी की, पॉलिटी सबकी मिलाकर, जिससे कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सकें। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इस सेशन को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर लगातार मिलते रहें। और प्रत्येक सुबह 8 बजे हमारी जो इतिहास का सेशन चलता है उसको लेना आप लोग ना भूलेंगे। एक सेशन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है और सभी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर ये चलाया जा रहा है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को मनियारों का राजकुमार कहते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंश जो थे इन्होंने शासन किया है। और दोस्तों हमारा एक स्पेशल वीडियो है, वहाँ पर आपको दोस्तों थ्योरी की क्लास चलती है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी थ्योरी की क्लास चलती है। और मध्यकालीन इतिहास यहीं से शुरू किया गया है आपके 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। तो वहाँ पर अभी तक आपके 10 वीडियो आए हैं और वहाँ पर आपको इसी प्रकार के दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को यहाँ पर डिफाइंड करके पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी इतिहास क्रमबद्ध तरीके से, तो आप उसको जाकर खोल लेंगे तो आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए, तो इस सेशन को लेना ना भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों एक असफलता का दोस्तों इसे शासक कहा जाता है, क्योंकि इसने जितनी भी प्रथाएं चलाई वो सारी प्रथाएं इसकी आपकी क्या हुई, विफल हो गई थी। हालांकि एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी राजा हुए इसमें सबसे अधिक पढ़ा लिखा कार्य आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़े लिखे थे, लेकिन इनके जो आपकी प्रथाएं थी इनका राजधानी परिवर्तन हुआ, आपके दिल्ली से दौलताबाद हो गया। इनका दोस्तों आपके जो उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी उसका हो गया। और बहुत सारे दोस्तों इन्होंने जो आपके कर लगाए कृषि पर वो भी इनका लगातार विफल हो गया। तो कई सारे कार्य इसने किया जो इसका लगातार विफल होता गया और इसलिए इसी भी आपकी दिल्ली सल्तनत का मूर्ख कहा जाता है। देखिए दोस्तों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर दोस्तों कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन को कर्क रेखा कहते हैं। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में कहते हैं। कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और इस प्रकार से भारत से गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपके इसके 8 नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके 8 नाम लिखना ना भूलिएगा। मैंने आपको 2-3 बातें बता दी, आपको वो आपके कमेंट बॉक्स में करना ही करना है। यहाँ पर 8 राज्यों के नाम आपको अवश्य ही लिखना है। और हिस्ट्री के जो सेशन सुबह में चलता है, एक क्लास अभी तक आपकी हुई, मात्र और मात्र एक क्लास अभी तक आपकी हुई है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कुछ यहाँ पर कराया जा रहे हैं। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन करते हैं क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि विज्ञान की शाखा को लेकर किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका एक स्पेशल वीडियो है, इसी वीडियो के कहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो अगर आप लोग वो वीडियो देखेंगे जो क्रमबद्ध तरीके से चला है तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम के साथ कर देंगे। देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, तो कि फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पर जजिया की बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जजिया से कि सर्वप्रथम जजिया किसने लगाया, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम।
यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है आपकी जजिया कर की। ये दोस्तों उस समय यहाँ पर गैर आपके मुसलमानों पर आपके मतलब कि आपके गैर हिंदुओं पर लगता था ये कर, आपके कौन सा जजिया कर, और इसको दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगा, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। अगर ऐसा पूछे कि आपके जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किसने कर दिया था, तो आपके अकबर ने 1564 में, अकबर ने 1564 में, 1563 में उसने आपके तीर्थ यात्रा कर प्रतिबंध लगाया और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। लेकिन दोस्तों इसको फिर से किसने प्रारंभ कर दिया, तो फिर से औरंगजेब ने इसको शुरुआत करा दी थी। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप लोग देखेंगे इस सेशन के बारे में जो मैं आपको लगातार चर्चा कर रहा हूं कि भारत का इतिहास का ये सेशन चलता है। अभी तक मात्र एक ही क्लास हुई है। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप स्वयं प्लेलिस्ट पर चल जाएंगे। आप वीडियो खोलते हैं तो ऊपर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट लगता है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये लिंक आपको मिल जाएगी, ये वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। पहली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन है उसी प्रकार से वहाँ पर आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जाकर बस देख लीजिएगा। क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर आपके और भी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो पर इतिहास के कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके आधुनिक इतिहास से बेस्ड हैं। यहाँ पर मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ वो अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके आधुनिक इतिहास के ही रहते हैं, तो जाकर सेशन अवश्य देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साप्ताहिक, ये क्वेश्चन आपका हो गया कि ब्राह्मणों पर किस लगा, तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली साप्ताहिक न्यू इंडिया जो थी, तो आपकी दिल्ली नहीं, यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ गलती हो गई, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया जो है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो आपके मदन मोहन मालवीय साहब ने। मदन मोहन मालवीय साहब ने आपके न्यू इंडिया जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक इसकी शुरुआत की थी। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों एक पुस्तक पूछे थे कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है, लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन पुस्तिका आपके इसको किसने लिखे है, तो आपके ये अरविंदो घोष सही उतर जाएंगे, अरविंदो घोष सही उतर जाएंगे, इसको याद रखेंगे, अरविंदो घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक इन्होंने लिखी है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये पर क्वेश्चन याद रखिए कि अंग्रेजी साथ एक न्यू इंडिया की शुरुआत किसने की, तो मदन मोहन मालवीय ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आधुनिक इतिहास का है, इसे पॉलिटी का क्वेश्चन आप समझेंगे। पॉलिटी के जो आपके संवैधानिक विकास है वहाँ से क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल का पद भारत के गवर्नर जनरल के पद में तब्दील हो गया था। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसके पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और दोस्तों उस समय था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यही इसी को दोस्तों इसी के समय में 1833 में ये चार्टर एक्ट आया और इसके जरिए से कहा जा सकता है कि यह आपके बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। कहाँ का, आपका बंगाल का अंतिम, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसके माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में तब्दील कर दिया गया था। और इसके बाद दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा, वहाँ पर दोस्तों आपके जो आपके भारत के गवर्नर जनरल का पद है इसको भारत के वायसराय के पद में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके बाद देखने का प्रयास करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की ओर किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अंतिम चार्टर एक्ट कौन था, ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कई सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए हैं, सारे का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन था, अंतिम चार्टर एक्ट कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगस्त माह में ये क्रांति हुई थी, कब 1942 ईस्वी में। और इसमें दोस्तों आपके जीरो हावर, एक दोस्तों के जीरो हावर नाम की एक चलाई गई थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने जो आपके कांग्रेस के सभी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था और इसीलिए ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था ये जल्दी से दमन हो जाता है। इस बात को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। 1942 में शुरू हुआ था और इसमें गांधी जी ने डू और डाई का यहाँ पर क्या था भाषण दिया था, मतलब कि नारा दिया था, करो या मरो का। इस बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी आपने पूरे जीवन में कब ऐसा समय आया था जिसके दिन वो भी आपके क्रुद्ध हो गए थे और गर्म दल के बन गए थे, तो हो जाता है आपके उसी आपके अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उन्होंने कहा कि करो या फिर मरो, ऐसा नारा दिया था आपके गांधी जी साहब ने। अगर गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी को दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गांधी जी की महात्मा की उपाधि थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। और गांधी जी को प्रथम बार राष्ट्रपिता किसने कहा था, राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद देखेंगे कि महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, तो आपका हो जाएगा महादेव देसाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी के गुरु कौन हो जाएंगे, राजनीतिक गुरु कौन थे,
तो ये क्वेश्चन आपका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले साहब। गोपाल कृष्ण गोखले साहब आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही इन्हें आपको बताया था कि आप जाकर पूरे भारत को भ्रमण कीजिए, उसके बाद क्रांति में भाग लीजिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे। एमजी रनाडे थे उनके राजनीतिक गुरु। तो ये बात याद रखेंगे कि महादेव आपके महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सिकंदर जो था, जो आपका सिकंदर था, सभी लोग जानते हैं विश्व विजयी सिकंदर का गुरु कौन था? तो आपका अरस्तु था। फिर अरस्तु का गुरु कौन हुआ? तो आपका प्लूटो हुआ। फिर प्लूटो का गुरु कौन हुआ? तो आपको सुकरात हुआ। इस प्रकार से लाइन से आपको याद करना होता है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी का गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गोखले जी के गुरु आपके एमजी रनाडे। इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर दोस्तों हमारे प्रत्येक सेशन में बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं सेशन करूंगा, यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन इस 20 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन कराने का हमारा टारगेट रहेगा, और आपको कराने में सफल भी होऊंगा, मुझे ऐसी आशा है। 50 क्वेश्चन कराने में आपको सफल भी होऊंगा। तो ये 50 क्वेश्चन आप अगर आप रोज करते रहेंगे, और आप लोगों की निगाह में यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा 2 बार 3 बार ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कई सारी वीडियो में एक ही बातें बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों के जो माइंड में ये क्वेश्चन आपके बैठ जाएं, और यही क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़ जाएंगे इस चैनल के साथ। और जल्द से जल्द मैं दोस्तों यहाँ पर सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री जो है आपका, यहाँ पर आपकी एक प्रैक्टिस तो हमारी चलती रहे, प्लस एक थियरी क्लास चल जाए जिसमें आपको पढ़ाया जाए और यहाँ पर टेस्ट लिया जाए, तो दोनों बातें रहेंगी तो अच्छा ज़्यादा रहेगा। तो एक थियरी आपकी जो क्लास होगी, एक थियरी क्लास जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू करने का मैं विचार कर रहा हूँ। आप लोग जुड़े रहेंगे। अगर आप लोगों का इसी प्रकार से प्यार बनना रहेगा तो मैं जल्द से जल्द आपकी थियरी क्लास भी शुरू करूँगा, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और ग्रुप डी और एग्जाम आपके आरआरबी के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके एनटीपीसी वालों के लिए भी। तो ये आपका थियरी वाली क्लास के लिए आप कितने तैयार है सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कुडनकुलम परियोजना आपके तमिलनाडु में स्थित है। ये दोस्तों आपका जो परियोजना है भारत और रूस दोनों मिलकर बनाता है, भारत एंड रूस मिलकर बनाता है। और ये कुडनकुलम परियोजना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रत्येक बार क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको लगभग 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको ऑफिशियल रूप से इसका आंसर देना ही देना है, आज का प्रश्न है आपको इसका उत्तर कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में, कि तेरताली जो है ये लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से। अगर आप लोगों को आ रहा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कल के वीडियो में जो आपका फिर से आपके जीके जीएस का सेशन आएगा, उसमें मैं इसका आंसर आप लोगों को दूंगा। यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि तेरताली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर असम। आंसर कहाँ देना है? तो आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन मोड में। तो इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत ही अधिक धन्यवाद, और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन यहाँ पर हमसे जुड़े रहेंगे, और जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहेंगे उन्हें मैं निराश नहीं करूँगा। आप लोग यहाँ पर निराश नहीं होंगे, और देखेंगे कि आपकी परीक्षा में मिलने वाले जीके जीएस के 90% क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से, इसी चैनल को देने वाला है। यही चैनल आपको देने वाला है। 15 दिसंबर के एग्जाम के लिए हो जाए तैयार, और कसम खा लीजिए कि इस बार हम इतने मेहनत करेंगे कि एक सरकारी सीट आपकी होगी। सीटें अधिक हैं और बेहतर मौका है, इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। तो सारी तैयारी इसी बार झोंक दीजिए। बड़े ही मेहनतों के बाद यह आपके आरआरबी एनटीपीसी के यहाँ पर एग्जाम की डेट आई है, तो इसको आप चूक नहीं सकते इस एग्जाम को लेकर। और प्रत्येक सुबह जो हमारी यहाँ पर की क्लासेस चल रही है इतिहास की, इसको भी देखना ना भूलिए। इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। 20 मिनट का सेशन है, बहुत ही छोटा सेशन है, आप लोग आसानी के साथ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का पहला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। के लिए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।